नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस की, जहां पर ओवरनाइट 2% की तेजी देखने को मिली है। यहां पर जिस तरह के सैंक्शंस ईरान को लगे हैं, बाजार ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि चीन की तरफ से कोई स्टिमुलस मेजर इस महीने की मीटिंग्स में निकल के आ सकता है। तो वो 2-3 चीज़ें फिलहाल प्राइसेस को सपोर्ट करती हुई। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की। यहाँ पर एक हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। यूएस डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है उसका फायदा प्राइसेस में है। यहाँ पर किस तरह के क्यूज रहेंगे, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे एग्री फ्यूचर्स बैन की, जहाँ पर 20-21 दिसंबर के आसपास तक अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो ये माना जा सकता है कि शायद एग्री फ्यूचर्स में फिर से कारोबार हो सकता है। किस तरह के नोटिफिकेशंस हैं, क्या कॉन्वर्सेशन है, कैसी है हवा, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ हैं मिराय एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान, HDFC सिक्योरिटीज के हेड अनुज गुप्ता, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज के CEO सुमित गुप्ता एंड GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। शुरुआत यहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस से कर लेते हैं, जहां पर तेजी देखने को मिली है। पिछले हफ्ते की 3% की गिरावट के बाद इस हफ्ते अब तक कुछ पॉजिटिव मूव जरूर यहां पर हैं। मोहम्मद, शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। कैसे देखते हैं आप ये करंट मूव्स और क्या सेंस है, दिसंबर का महीना कैसा रह सकता है? मोहम्मद, आपको आवाज आ रही है? ऑलराइट, अनुज, आपको क्या लगता है किस तरह के प्राइसेस यहां पर रह सकते हैं? बिकॉज निचले स्तरों से खरीदारी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से और एक्सपेक्टेशन है कि जो ओपेक की मीटिंग होनी है उसमें जो एक्सटेंडेड है कट का, वो यहाँ पर रह सकता है। तो उसकी वजह से हमने काफी एक बाउंस बैक क्रूड में आते हुए देखा, और ऑलमोस्ट देखे तो नाइमेक्स जो है $70 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इवन अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ भी अच्छी खासी बढ़त हमने बनती हुई देखी। हमें लगता है कि अभी जो प्राइसेस हैं वो थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ओपेक की तरफ से लग रहा है कि जो प्रोडक्शन कट है वो आगे एक्सटेंड हो सकता है, और कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन का भी सपोर्ट है। यूएस की जो इन्वेंट्री है वो भी थोड़ी ड्रॉडाउन होती हुई दिख रही है, तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट है। तो हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में $2-3 की और तेजी यहाँ पर आ सकती है। करीबन $72-73 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है वो भी यहाँ पे सपोर्टिव फैक्टर है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो चाइना के जो नंबर्स आए थे एपीआई के, वो डेटा काफी पॉजिटिव थे। तो हमने देखा पीएमआई के जो डेटा आए थे काफी पॉजिटिव आए थे। उससे कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि काफी हद तक डिमांड यहाँ पे बढ़ सकती है। तो क्रूड में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो 5,900 के आसपास डिप मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 5,822 पे लगाएं। हमें लगता है कि 6,030, 6,035 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। अगर हम देखेंगे तो अक्रॉस द कमोडिटी सभी के अंदर एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। तो क्रूड मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव टेरिटरी में आ सकता है। साथ ही नेचुरल गैस, अनुज, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी अच्छे खासे वॉलेटाइल मूव्स हैं। 300 का लेवल हमने यहाँ पर होल्ड करता हुआ देखा ही नहीं है। इवन एज टारगेट्स उसके ऊपर के हैं। विंटर सीजन में स्पेशली दिसंबर जैन में आपको लगता है यहाँ पर कुछ लॉन्ग्स करने की गुंजाइश है? अनुज, नेचुरल गैस में लॉन्ग करके चलना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो काफी दिनों से एक 300 का जो दायरा था, जो 300 का एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विंटर सीजन में अच्छी खासी डिमांड रहेगी, उसका असर रहेगा, मगर 300 के रेजिस्टेंस को मार्केट ने पूरा फॉलो किया और वहां से फिर थोड़ी करेक्शन आती हुई दिखाई दी है। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो अब प्राइस 260 के नीचे ड्रैग होते हुए दिखे, जो कि 260 का अच्छा सपोर्ट था। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो 250 के आसपास होगा। बट अगर प्राइस ऊपर बाउंस बैक लेते हैं करीबन 263 के आसपास तक, तो वहां बिकवाली करना चाहिए। स्टॉप लॉस 267 का लगाएं। टारगेट 255 और 250 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि आगे दिसंबर में और जैन के अंदर कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से क्रूड में रिकवरी आई है, हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर भी एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। बट हाँ, 300 का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। इन्वेंट्री जरूर यहाँ पे कुछ कम होती हुई दिखाई दी, जिसका असर आगे लॉन्ग टर्म में आ सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि प्राइस थोड़े रेंज में रहेंगे। नीचे में 250 और ऊपर में करीबन 300 के बीच में प्राइस मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, वेल, ये तो बात हुई एनर्जी की। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्की सी तेजी देखने को मिली है। जिस तरह की बढ़त चांदी में हमने ओवरनाइट आते हुए देखी है, चांदी के प्राइसेस अब यहाँ पर एक हफ्ते के हाईज पर कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करने की राय है? 90,000 के ऊपर के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। देखिए, इंडस्ट्रियल मेटल में हमने कल अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी थी, तो उससे काफी क्यूज सिल्वर ने लेते हुए दिखाई दिए। हालांकि अब देखें तो $31 के आसपास है। बट अगर आप उसको गोल्ड की तरफ देखते हैं तो गोल्ड पे उतना ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला।
है, तो इंडस्ट्रियल मेटल से क्यूज लेते हुए चांदी में अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। और अब हमें लगता है कि अगर $31 पे सस्टेन करती है तो आगे भी हम आगे एक अच्छी खासी बढ़त देख सकते हैं। हालांकि यूएस में अब आने वाले 2 दिनों में काफी अच्छे डेटा आने हैं, तो डेटा के ऊपर मार्केट इम्पैक्ट करेगा। और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा ड्रैग होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट को लेकर है वो यहाँ पर करीबन लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद हो सकता है कि कट होते हुए दिखाई दें, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट है। मगर हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। बट चांदी के अंदर जो रिकवरी आई है इंडस्ट्रियल मेटल के थ्रू, वो लगता है कि अभी अभी और एक्सटेंड हो सकती है। तो चांदी में इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 91,350 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो है करीबन 90,600 पे लगा सकते हैं। टारगेट लग रहा है कि 92,550 तक देखा जा सकता है। हमें लग रहा है कि $31.5 तक के लेवल चांदी में देखे जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल से काफी अच्छे क्यूज आ रहे हैं, क्योंकि हमने कल पूरे बेस मेटल में एक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी। तो लगता है कि आज भी इंडस्ट्रियल मेटल में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पर बड़ा देखने को मिल सकती है और चांदी ऑफ कोर्स एक पार्ट ऑफ इट है। लेकिन अनुज, अगर हम इंडस्ट्रियल मेटल्स ओवरऑल यहाँ पर देखें तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक थोड़े से लैकलस्टर बनते हुए नजर आए हैं। बाजार यहाँ पर काफ़ी चीज़ों का इंतजार करेगा। आज पावेल की स्पीच है, इसी हफ्ते में फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है और इसी महीने में यूएस फेड की मीटिंग भी है 17-18 को। और उसके बाद चाइना इकोनॉमिक वर्किंग कांग्रेस भी है, जहाँ से शायद 2025 के क्यूज निकल के आएंगे। तो काफ़ी हैवी ये महीना रहने वाला है बिफोर 2024 को हम यहां पर खत्म करें। तो इन लाइट ऑफ दैट आप इंडस्ट्रियल मेटल्स में क्या करने की राय देंगे? देखिए, काफी वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, और हमने देखा भी, अगर आप पिछले ही करीबन 4 से 5 दिनों को देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो मार्केट मोमेंटम है वो फिलहाल अभी एक रेंज बाउंड है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जो सेंटीमेंट है वो एक रेंज में है, बट हाँ, कहीं ना कहीं लोअर लेवल से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में एक रिकवरी देखी जा सकती है। जिंक अगर आप देखेंगे सभी बेस मेटल में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, तो जिंक हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पे देखने को मिल सकता है। 286 के आसपास खरीदारी करें, 283.80 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 289.92 तक देखने को मिल सकते हैं। तो जिंक हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी हो सकती है। बट ओवरऑल बेस मेटल हमें लगता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आगे हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रो हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है, तो उसके चलते हमें लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट मिल सकता है। ओके, तो बाइंग कर की रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेटल्स में आती हुई, चाहे वो प्रेशस मेटल्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, बेच के काम नहीं करना है। बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर बनती हुई। मोहम्मद इमरान अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद नमस्कार, कैसे देखते हैं आप एनर्जी एज अ पैक को? वॉलेटाइल रहा है, अपने 2024 के हाई से काफ़ी नीचे है। जिस तरह का आउटलुक 2025 के लिए हमने आता हुआ देखा है वो इवन ऑन द लोअर साइड है। कैसे देखेंगे आप एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म सेंस यहाँ पर एनर्जी में आते हुए? नमस्कार मनीषा जी। तो शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी प्राइसेस, जैसे कि कल भी 3% का, ऑलमोस्ट 3% का रैली था बिकॉज ऑफ जो भी न्यूज आया था कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एडिशनल एंटिटीज पे, ईरान के एडिशनल एंटिटीज पे सैंक्शंस लगा दिया है, तो उसकी वजह से भी क्रूड में तेजी थी। बट हमें फिलहाल के लिए लग रहा है कि क्रूड में तेजी शॉर्ट टर्म के लिए $72, WTI $72 तक जा सकता है। और एमसीएक्स पे क्रूड ऑयल प्राइसेस 6,200 तक का भाव एक बार देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। बट ओवरऑल बिकॉज 2025 में नॉन ओपेक कंट्रीज से एडिशनल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, जिसमें से यूएस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और जो नए एडमिनिस्ट्रेशन आया है उनका भी यही मानना रहेगा कि दे वांट टू इंक्रीज यूएस का प्रोडक्शन बाय 3 मिलियन बैरल्स इन द नेक्स्ट 4 years। तो लगता है कि क्रूड ऑयल में 2025 के क्वार्टर फर्स्ट में काफी दबाव रह सकता है। इन हाउस क्या आपने अभी कोई 2025 के हिसाब से कोई फोरकास्ट करी है, इवन फॉर फर्स्ट क्वार्टर 2025, जो आप शेयर करना चाहें? 2025 क्वार्टर, लाइक हमें लगता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में क्रूड ऑयल प्राइसेस $60 तक जा सकते हैं। तो ये भी हमने रिपोर्ट भी निकाला था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बिकॉज नॉन ओपेक प्रोडक्शन एंड इवन ओपेक का जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाला है उससे काफी इम्पैक्ट रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस। और चाइना इकोनॉमिक रिकवरी इतना नहीं लग रहा है, ऑल्दो दे आर एक्सपेक्टिंग के 5% से ग्रोथ होनी चाहिए। बट ऑल डिपेंड्स के डोनाल्ड ट्रंप एक बार ऑफिस रिज्यूम करते हैं और फिर टैरिफ्स का क्या एक्सपेक्टेशन या एंटिसिपेशन रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि चाइना कैसा ग्रोथ दिखाएगा इन 2025। ऑलराइट, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स हैं, जैसे हम 2025 में यहाँ पर जाएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान साथ जुड़ने के लिए और वो राय बताने के लिए। क्लियरली फर्स्ट हाफ 2025 में और बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। $60 की बात यहाँ पर इमरान ने करी है और $60 सिटी ने भी कहा है कि एक एवरेज बन सकती है अगले साल कच्चे तेल के लिहाज से।
65 और 70 के बीच में काफ़ी हद तक यहाँ पर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि हम क्रूड को आता हुआ देखेंगे, यानी कि थोड़ी सी बेरिशनेस एक ब्रॉडर रेंज के साथ 2025 में हम फिलहाल जाते हुए। लेकिन साथ ही साथ अगर यहाँ पर रुपए की बात की जाए और अनुज, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड लोज अब इस साल में बनते हुए देखे हैं। रिकॉर्ड लोज एक्चुअली पिछले एक महीने में ज़्यादा यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। क्या सेंस है, कैसे आप ये साल खत्म होता हुआ देखते हैं अब बाकी के बचे हुए इस साल के लिए? देखिए मनीषा जी, रुपये अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बियरिश मोड में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी रिकवरी रही और उसके बाद हमने रुपये में एक वीकनेस आती हुई दिखाई दी। हमने कुछ यूएस इंडिया के जो डेटा थे वो भी थोड़े से नेगेटिव नोट पे आते हुए देखे, जिसका इम्पैक्ट हमने रुपये में आते हुए देखा। हमें लगता है कि रुपये अगर हम बात करें दिसंबर एंड तक तो हो सकता है कि 85-25 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा नेगेटिव अभी हमें और लग रहा है कि यहाँ पे आउटलुक रहेगा और रुपये में यहाँ पे और गिरावट देखी जा सकती है। डॉलर इंडेक्स की तेजी और कहीं ना कहीं जो हम डेटा में थोड़ी सी इकोनॉमिक डेटा थोड़े खराब आते हुए दिखे, उससे काफी लग रहा है कि इंपैक्ट रहेगा और रुपये में आगे और कंटिन्यूअस बियरिशनेस आ सकती है। ऑलराइट, तो कुछ बहुत गिरावट यहाँ पर रुपए में अभी बाकी है। 8470 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, 85 तक की बात लोगों ने यहाँ पर की है। बाय द टाइम इट इज़ जनवरी या फरवरी तो क्लियरली और बेरिशनेस वहाँ पर। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की और यहाँ पर हमारा फोकस होगा फ्यूचर्स पे, जहाँ पर कितनी उम्मीद है कि दिसंबर में इसे वापस लेकर आया जाएगा, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ अब शो में जुड़ रहे हैं सुमित गुप्ता मैकडोनल्ड पेल से और साथ ही जीजीएन रिसर्च से नीरव देसाई। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेड को लेकर है एग्रीकल्चर में, जहाँ पर हम जानते हैं 20 दिसंबर तक एक ब्लैंकेट बैन है, 7 कमोडिटीज़ यहाँ पर बैंड हैं। सुमित, आपकी क्या सेंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि इवन एज यहाँ पर पहले जब यहाँ पर फ्यूचर्स शुरू हुआ था तो हमने वीट, राइस, पटेटो जैसी कमोडिटीज़ भी देखी थी। उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बैन आ गया था, फिर वो कभी चल ही नहीं पाई। बाजार का ये मानना है कि पल्सेस और एडिबल ऑयल को यहाँ पर एटलीस्ट स्टार्ट किया देना चाहिए। इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस भी हैं इसको लेकर सरकार की तरफ से। क्या सुन रहे हैं आप? क्या मूड चेंज होता हुआ लग रहा है? आपको लगता है एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर इन फ्यूचर्स को लौटता हुआ देखें? मनीषा जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ये फ्यूचर्स का सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू इंडियन कमोडिटी प्राइसेस, बिकॉज इन इंडिया फ्यूचर्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज अ मैसेंजर बट दे आर ट्रीटेड एज अ कल्प्रिट। रादर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और एक विजिबिलिटी देने का है। फ्यूचर इन इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, द अंडरलाइंग हैज अ मीनिंग। तो इसके कारण मेरा ये मानना है कि जो बैन करने का स्टेप था वो गवर्नमेंट का कंपल्शन था टू शो दैट दे आर डूइंग समथिंग अबाउट इन्फ्लेशन, जबकि कल्प्रिट एल नीनो और वेदर फैक्टर्स थे। अगर हम आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर भी देते हैं तो बाजार का कॉन्फिडेंस उन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लाने में काफी समय लगेगा। And I think Indian exchanges have done great work to educate users. But challenge is जो लगातार बैन और ओपन होने के कारण, इसके कारण इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कभी उन पे बन नहीं पाता, जबकि वर्ल्ड वाइड कमोडिटी फ्यूचर्स आर एक्सट्रीमली लिक्विड। मेरा ये मानना है बिना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ वाइब्रेंट इंडियन कमोडिटी सेक्टर। हमारा मेक इन इंडिया का ड्रीम which goes through commodities, it is not possible without a vibrant future contract. और सेबी का जो मैंडेट है ऑन द रिस्क मैनेजमेंट, आई डोंट नो हाउ कंपनीज कैन डू रिस्क मैनेजमेंट विदाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक जरूरत है अगर हमारे को फूड सेक्टर को आगे डेवलप करना है, एंड गवर्नमेंट शुड नॉट सी इट एज अ कल्प्रिट। नीरव, आपकी क्या सेंस है? बिकॉज एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर थोड़ा सा बटा हुआ रहा है इस चीज़ को। हम ये भी चीज़ जानते हैं कि ये कई बार ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स खुद ही यहाँ पर बैन्स मांग रहे थे, जिनको अब समझने लगा है कि शायद ये एक सही तरीका नहीं था, क्योंकि ना कोई प्राइस रेफरेंस है किसानों के लिए, ना कोई प्राइस डिस्कवरी है और रिस्क मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। क्या अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स फिर से बैक ऑन प्लेटफॉर्म हैं? नहीं, आई थिंक ऑयल फ्यूचर्स के लिए तो सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे हैं कि ऑयल फ्यूचर्स आ जाना चाहिए। सोयाबीन पे थोड़ा बहुत फिर भी सोपा सोच रहा है, बट अगर हम ये सब चीज़ों को छोड़ के देखें कि आज इंडिया को अगर कोई इन्फ्लेशनरी इशू है, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो चाइना भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है।
फिर भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इतना फ्लरिश कर रहा है और ईयर ऑन ईयर ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़े स्टैंडिंग पे, बहुत बड़े वॉल्यूम पे चला जा चुका है कि आज की तारीख में वो इंटरनेशनल फ्यूचर्स में ना सिर्फ यूएस या यूरोप के फ्यूचर्स को हम फॉलो करते हैं, हम चाइना के फ्यूचर्स को भी फॉलो करते हैं। सो ये एक पूरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो चुका है। आज इतने बड़े कॉर्पोरेशंस में हम चाहते हैं कि वो सप्लाई चेन मेंटेन करें एडिबल ऑयल्स की इंडिया में लाके, तो वो कॉर्पोरेशंस ये भी चाहते हैं कि उनका रिस्क मैनेजमेंट भी सही रहे। इन सब चीज़ों के लिए हमें आज फ्यूचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज फार्मर के लिए भी कहीं ना कहीं एक हेजिंग मैकेनिज्म, एक डिलीवरी मैकेनिज्म ये बना था। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगा गवर्नमेंट के लिए कि आज हम वो ऑस्ट्रिच वाला बात कर रहे हैं कि हम रेत में हमारी आंखें बंद कर देंगे तो उससे रियलिटी नहीं चेंज होने वाली है। इन्फ्लेशन वॉज हैपनिंग ड्यू टू मोर ऑफ वेदर इशूज, मोर ऑफ सप्लाई कंसर्न्स, और ये हमें कमोडिटीज में आती ही रहेंगी। बीच बीच में एक साइकिल रहती है 4-5 साल में कि जब कुछ ना कुछ होता है वर्ल्ड ओवर और कमोडिटीज की एक सुपर साइकिल या एक बुलिश साइकिल आती है। उल्टा है, उसको हमको अर्ली साइंस फ्यूचर से मिलेगा और उसको हमको मैनेज करना देखना पड़ेगा एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंडस्ट्री। सो इसको इमीडिएट इफेक्ट से मुझे लगता है कि फ्यूचर्स को हमें चालू करना चाहिए। ये इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंटली मिसिंग है। नीरव, कौन सी कमोडिटीज में आप फ्यूचर्स देखना चाहेंगे? आई थिंक एडिबल ऑयल्स, इवन ऑयल सीड्स, पल्सेस, इन सब में आना चाहिए। ब्रॉड बेस्ड कमोडिटीज है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं इशू बना है, इन कमोडिटीज की शॉर्टफॉल हुई है। अर्ली इंडिकेशन हमें फ्यूचर से ही मिलेगा एंड गवर्नमेंट कैन देन टेक काउंटर एक्टिव एक्शंस ऑन देयर पॉलिसी मेकिंग, ऑन if they want to activate the industry, if they want to activate any of their bodies to import something, सारे काउंटर सिचुएशंस वो क्रिएट कर सकते हैं। और फ्यूचर्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आप दोनों से एक और सवाल है और ये आखिरी है, ये जानने के लिए कि अगर आपको लगता है कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने ये खबरें सुनी है कि प्राइस मैनिपुलेशन है, कार्टलाइजेशन है, प्राइस पुलिंग हो रही है इंडियन मार्केट्स में, अगर वो चीज़ें यहाँ पर हम सॉर्ट करना चाहें, कितना स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस होना चाहिए? अगर एक एक चीज़ आप यहाँ पर सुझाना चाहें जो शायद एक्सचेंजेस को या रेगुलेटर को या गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इनसे सुचारू रूप से यहाँ पर फ्यूचर्स चल सकते हैं, तो वो एक सजेशन क्या होगा नीरव? सो आई थिंक हमने हर्षद मेहता कांड भी देखा है, हमने कई दूसरे स्टॉक मार्केट की सिचुएशन देखा है। सेबी हैज कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दैट विद बेटर कंप्लायंस, विद बेटर रेगुलेशंस। वो सब चीजें हमें लगता है कि गवर्निंग बॉडी, एक्सचेंजेस और इंडस्ट्री साथ में मिलकर डिसाइड कर सकते हैं और उसके लिए एक क्लोज ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। हम आज सर्किट ब्रेकर्स छोटे रख सकते हैं, आज हमें कुछ भी मार्जिनिंग सिस्टम्स में चेंज करना है उसको हम कर सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी डन एंड वो तो देखिए एक लर्निंग प्रोसेस है कोई भी मार्केट का। उस लर्निंग प्रोसेस से हमें जाके और हमें नेक्स्ट वर्जन ऑफ आवर फ्यूचर्स लाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। आपकी एक राय क्या होगी यहाँ पे सुमित? निशानी है, हमको इन मार्केट्स को बहुत लिक्विड बनाना पड़ेगा। मैनिपुलेशन का स्कोप वहां होता है जहां पर लिक्विडिटी कम हो, पार्टिसिपेंट कम हो। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ना कि प्राइवेट्स। तो वी शुड नॉट सी इट एज अ मैनिपुलेशन प्लेटफॉर्म, बट जैसा आपने बोला, हमको ये देखना चाहिए कि ये और लिक्विड कैसे हों और वाइब्रेंट कैसे हों, एंड दैट विल टेक अवे एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग विच पीपल परसीव। ऑलराइट, तो यही मार्केट की एज ऑफ नाउ आस्क है कि यहाँ पर फ्यूचर बैन जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे, उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। एक प्राइस डिस्कवरी हेजिंग मैकेनिज्म को यहाँ पर फिर से लाना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, सर्वेलेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की जाए। लेकिन एक फ्लरिशिंग मार्केट जो इंडिया कर सकता है उसको करने के लिए फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज़ की।